हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाईटियन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज से हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट 2025 के लिए। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप बोल सकते हो, देखेंगे। इन क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया है कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और जो भी ट्रिक, टेक्निक, कॉन्सेप्ट, अप्रोच क्या चाहिए, जरूरी है क्वेश्चन को यूज हुआ होगा, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। और ट्रस्ट में, ये आप सीरीज हमने आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो में बताए रखा है, अपना क्या प्लानिंग है नीट 2025 को लेके, आप उसे देख लेना। हमने एक मिशन कंप्लीट कर चुका है, 37 ईयर PYQ चैप्टर वाइज, है ना। ये दूसरा मिशन है जो कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि चैप्टर वाइज 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे। इसके बाद 45 क्वेश्चन, मतलब गेस पेपर आएगा नीट के लिए। 45 क्वेश्चन का लगभग 20 to 25 गेस पेपर आएगा, वो कर लेना। फिर टॉप 100 क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बस क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो सब जरूर आप देख लेना, वहाँ के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं लिंक दे देता हूँ, उसको देख लेना। ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है ना, और इसका प्लेलिस्ट। ठीक है, फिलहाल के लिए आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, इसमें बोला है द क्वांटिटी विच चेंजेस विथ टेम्परेचर। तो ऐसा क्वांटिटी बताइए जो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो देखिए, बेसिकली ज़्यादा हमको इसमें कुछ नहीं जानना है, आपको एक चीज़ मैं सिखा देता हूँ कि कभी ऐसी क्वेश्चन आते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, याद रखना। देखो सॉल्यूशन, जिस फॉर्मूले में आपके पास वॉल्यूम यूज हुआ हो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो आपके पास है मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल M लिखते हैं, है ना। चलो यहाँ लिख भी देते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है ना, यही होता है। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम दिख गया आपको, ये वॉल्यूम दिख गया, तो ये कैसा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना। अगर वॉल्यूम आपके पास है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब मास परसेंटेज का कोई कहेगा सर ये क्या है, मास परसेंटेज में आप देखो तो मास परसेंटेज हमारे पास ये नहीं होता। इस मास परसेंटेज निकालो किसी का, उसमें वॉल्यूम थोड़ी आएगा, है ना। हाँ, मोलैलिटी आप चेक करोगे उसमें, अगर आपके डाउट हो, ये भी नहीं होगा। मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखते हैं, मोलैलिटी। इसका भी फॉर्मूला जब आप देखोगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, सॉल्वेंट है ना, इन kg लेते हैं शॉर्ट में ले, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आप ले लोगे, जैसे मोल फ्रैक्शन मान लो हमारे पास A और B है, मान लो हमने मोल फ्रैक्शन A कर लिया, तो कैसे होता है, मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई टोटल मोल Na प्लस NB। इसमें भी आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक ही सही है, जो कि है मोलैरिटी A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, इसमें बोला था कि अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 31.4% H2SO4 बाई मास। ठीक है भाई, आगे से आपको क्या गिवन था, इट हैज़ अ डेंसिटी गिवन था 1.25 ग्राम पर ml, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी आपसे पूछा था। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करना है ये समझो। आपको क्या गिवन था पहले ये लिखो, अ सॉल्यूशन क्या गिवन था, H2SO4 गिवन था, वो क्या गिवन था, 31.4% बाई मास गिवन था, बाई मास। इसका मतलब क्या हुआ समझ लेना, यहीं पे समझ लेना। इसका मतलब हुआ कि 31.4 ग्राम H2SO4 होगा, कितने में, इन 100 ग्राम सोल्यूशन में होंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन। बाई मास लिखा आ जाए, या कभी आपको ऐसे भी लिखा सकता है कि मान लो X% कुछ भी है, A है वेट बाई वेट। इसका मतलब ही हुआ कि ये X ग्राम होगा, ठीक है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या बाई मास लिखा आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेना। अगर आपको मान लो X% लिखा है A वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हुआ, X ग्राम होगा, A होगा इन 100 ml, नीचे वॉल्यूम है तो इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ आ रहा है बात, तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना। तो ये आपके पास 100 ग्राम आ गया। अब आपको मोलैरिटी पूछा था, क्या पूछा था, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पूछा था। लेकिन आपको क्या नहीं पता है,
ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो क्या है मैं अभी समझाता हूँ। देखो क्या पता होनी चाहिए आपको, यहाँ पे देखो आपको वॉल्यूम तो पता नहीं, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? ध्यान देना, वॉल्यूम को हमें पता है डेंसिटी बराबर जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, पढ़ा है आपने। डेंसिटी आपको गिवन है, कितना गिवन? 1.25 ग्राम पर ml है, ml में है। और आपको मास ऑफ सोल्यूशन नहीं पता है, मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास आपको निकालना था, है ना। ओ सॉरी, वॉल्यूम आपको निकालना था, है ना, वॉल्यूम निकालना था। मास तो आपको पता ही है सोल्यूशन का, 100 माना था ना आपने मास, तो क्या माना था आपने? 100 माना था, है ना। आपको वॉल्यूम आपको निकालना था, तो जब वॉल्यूम आप निकालोगे तो वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 1.25, है ना। ये ml में है, ये ml में है। अगर इसको आप लीटर में जब चेंज लिखना चाहोगे तो 100 डिवाइड बाई 1.25, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो गया लीटर में हो गया, ठीक है। इसको क्योंकि 1 लीटर बराबर आपके पास होता है 1000 ml, है ना। और 1 ml बराबर आप निकालोगे तो 1/1000 लीटर होता है। ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन है। तो फिलहाल के लिए आइए देखते हैं अब कैसे होगा। तो मोलैरिटी आपसे पूछा था, तो मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बाकी वॉल्यूम ऐसे ही रहने दो। अब वेट आपके पास कितना था सॉल्यूट का? देखो यही तो सॉल्यूट है जो सॉल्यूशन में होता है, तो 31.4 गिवन था। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 98 होता है। फर्दर यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम क्या निकालना है? आपने लीटर में इसको निकालना था, तो 100 अपॉन 1.25, और वो 1000 जो था वो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आप 1000 लिख लो, ठीक है। ऐसे हो गया। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कैलकुलेट कर लोगे, देखो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको लिखने में आसानी हो। मान लो ये आपके पास है, यहाँ पे ऐसे मैं इसको स्मॉल करके लिख देता हूँ तो जगह हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? 31.498 और यहाँ पे 1.25 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे ये 1000 तो था ही, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो गया, है ना। आप यहाँ पे कैंसिल आप कर लो, 2 5 जा 5, 2 4 जा 8, 2 9 जा 9, ठीक है। फर्दर आप जब इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास 4.005 आ जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर लिखना चाहोगे तो ये 4 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में आपके पास गिवन था, ये कितना था? 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इज इतना एट 273 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेम सोल्यूशन एट 283 केल्विन। ठीक है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करना है आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है ना, वो उसको पाई टाइप से लिखते हैं और यहाँ पे हो जाता है CRT होता है ना। आपके पास अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे I भी रहता है ना। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू तो 1 ही हो जाती है ना। तो इसलिए हमारे पास ये I हो जाएगा। अब देखो आपसे 2 सोल्यूशन की बात बोला था ये, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि आपके पास R की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, ठीक है। और क्या बोला था? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन पॉजेस इतना, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन था, ठीक है। मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन भी दोनों सोल्यूशन का सेम था, लेकिन टेम्परेचर ये देखो अलग अलग था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? π1 अपॉन π2, है ना, डायरेक्टली रिलेटेड है। और यहाँ पे लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या पूछा था? π2 पूछा था, तो π2 इक्वल टू आप लिख सकते हो π1, सॉरी π2 इक्वल टू कैसे लिखो, हाँ π1 और ये T2 में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई T1। आपको देखो π1 की वैल्यू आपके पास यहाँ गिवन था क्वेश्चन में, कितना था? 7 × 10⁵ पास्कल, और टेम्परेचर 283 केल्विन आपके पास गिवन था, है ना। T2 ये इतने पे 283 केल्विन, और यहाँ पे आप जब लिखोगे तो 273 यहाँ पे चाहे तो लिख लो। T1 आपके पास है 273 केल्विन, T2 आपके पास है 283 केल्विन, है ना। π1 आपको भी गिवन था 7 × 10⁵ पास्कल,
है ना। अब फर्दर इसको आप कैलकुलेट सॉल्व कर लोगे, बस आपको डिवीजन करना है, तो डिवीजन करोगे तो π2 बराबर जो आपके पास निकल के आएगा वो आपको इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना था। डायरेक्ट ना लिखना चाहो तो चाहे तो इसको कैंसिल करके लिखोगे, ये कैंसिल करोगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 1.03, ठीक है। और जैसे ही 1.03 होगा फिर इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7.256 इंटू 10⁵ पास्कल लिख लो। और चाहे इसी को आप, कि आपको पता है 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर, ये स्क्वायर होता है, तो आप इसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, ऑप्शन में गिवन था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया, यही आंसर हो गया, चाहे तो आप इसे लिख लो, लेकिन आप क्यों ये गिवन था तो ये भी सही है, क्योंकि आप ये डेसिमल है, डेसिमल को आप इधर ले जाओगे, लेफ्ट टू राइट ले जाओगे, एक क्योंकि ऑप्शन में गिवन था तो इसलिए हम ले जा रहे हैं। तो 7.2 एक डिजिट खिसकाए हो तो बस 7.2 और एक डिजिट खिसकाए हो तो एक -1 हो जाएगा, और 10⁵ तो ये आपके पास हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻, +4 हो जाएगा ना, -1 कर दोगे, 5 है, पता है ना a⁻m है और a⁻n है, तो क्या होता है a⁻m + n हो जाता है, ठीक है। तो यही है, ये a है और ये m है और ये 5n है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। आपको मिक्सचर आइडेंटिफाई करना है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो देखो मैं तो कहूँगा एनसीईआरटी में ऐसे वाली जो डाटा है ना, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आप उसको याद रख लो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल तो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन आप वहाँ पे गेस नहीं कर पाओगे एकदम ईजिली, है ना, कन्फ्यूजन होता है। तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी में जो होता है उसे याद रख लेना। देखो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो आपके पास पी टोटल आता है वो आपके पास राउल्ट लॉ जो होता है ना, वहाँ से क्या आता है, वो ज़्यादा आता है पी टोटल, ठीक है। तो ये आपके पास ये ज़्यादा आता है, ये वैल्यू पी टोटल, और ये आपके पास पॉजिटिव है तो डेल्टा एच भी आपके पास जो आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, डेल्टा वी भी आपके पास जो आता है जी ग्रेटर देन 0 आता है, और डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन 0, डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, चाहे नेगेटिव डेविएशन हो चाहे पॉजिटिव, डेल्टा जी डेल्टा एस हमेशा क्या होता है, ये होता है ना। तो ये क्वेश्चन होता है। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे एसीटोन जो है, एसीटोन, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, जैसे यहाँ पे CH2 वाला है, बाकी केस में ऐसा नहीं है, बाकी केस में NH2 है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप CH2 जो ये लिखा है ना, यहाँ पे आप NCERT में भी गिवन है, ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। हम डिटेल में इसको नहीं आपको बताना चाह रहे हैं, बस इतना आप लिख लो, ये पॉजिटिव डेविएशन होता है, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो जैसे मान लो आपके पास H2O है ना, बेंजीन में अगर ले लिया जाए तो वो भी आपके पास पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। और मैं ना आपको चाहता हूँ वो पूरा लिख के ही दे दूँ, क्योंकि ये सीरीज़ का यही फ़ायदा होगा आपको कि मैंने बोला था आपको कम समय में सारी चीज़ें आपको रिवाइज भी करा दूँगा। तो मैं चाहता हूँ आपको जो भी होता है ना, जितने पॉसिबल है वो सब आपको लिख के ही दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई देखो, पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन करेंगे और नेगेटिव डेविएशन कौन कौन करेंगे, आपको पूरा मैं लिख के देता हूँ। देखो पॉजिटिव डेविएशन एक्सेप्शन के साथ दे दूँगा, है ना। पॉजिटिव डेविएशन वाले जो होते हैं, आपको कभी भी CH2 गिवन हो और एसीटोन की, ये एसीटोन ही था, है ना, यही एसीटोन था, ठीक है, एसीटोन गिवन हो ये, या आपके पास ये सभी नॉन पोलर होते हैं ना, CCl4 बेंजीन में गिवन हो, ठीक है, और आपके पास CCl4 टॉलिन में गिवन हो, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन कौन होते हैं उसको भी मैं आपको, वहाँ पे पी टोटल जो आता है वो लेस देन आता है ना, राउल्ट लॉ से, पी टोटल मतलब वही P0 A जाई ए प्लस P0 P जाई बी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे HNO3 और क्या हो गया, वाटर हो गया और एसिटिक एसिड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना, तो इसलिए वहाँ पे जो वेपराइजेशन होता है अच्छे से नहीं हो पाता है, तो आप नेगेटिव वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है सॉल्यूशन का, आपके पास ये H2O हो जाएगा, ठीक है।
CHCl3 एसीटोन हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास से एक में CHCl3 और C2H5 है ना, ट्वाइस ओ, ये भी आपके पास नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और एक आपके पास एसीटोन, ये बेंजीन है, ठीक है, ये स्टार करके लिख लेना। अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट दिखता है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता ही करता है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों कंपोनेंट नहीं है, ना तो CCl4 ना CH2, लेकिन फिर भी पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और यहाँ पर भी आप स्टार करके लिख लो, ट्रिक अपने से बना सकते हो, देख एसीटोन और एनिलीन होता है, एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है ना। और फिनॉल और एनिलीन लिखा हो तो भी आपके पास नेगेटिव डेविएशन होता है। मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया इतने में, ठीक है, चाहे तो याद रख लो, और कंसेप्ट जब सॉल्यूशन पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे पूरा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये मास ऑफ CH2 एथिलीन ग्लाइकॉल टू बी एडेड 18.6 kg ऑफ वाटर वाटर टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट। प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो ये कलर लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। आपसे पूछा था मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, तो 18.6 kg ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट गिवन था, प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट इतना, मतलब आपको डेल्टा TF बराबर ये पता होना चाहिए, क्या होता है, KF इंटू M। यहाँ I भी होता है अगर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा TF कितना हो जाएगा, डेल्टा TF जो आपके पास होगा स्टार्टिंग में आपके पास वो कितना रहा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो TF बराबर जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में वो होता है TF नॉट माइनस TF। ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का है ना, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का है। तो आपके पास यहाँ पे KF की वैल्यू, ये मोलर कांस्टेंट मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपको गिवन है 18, ठीक है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे आपके पास शायद मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे आप ये लिख, ये हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में, जो KF होता है ना वो आपके पास गिवन होता है 1.86 किलो kg पर मोल, ठीक है, ये गिवन होगा क्वेश्चन। तो ये आपके पास 1.86 था, और ये स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आपके पास मोलैलिटी जब निकालोगे तो मोलैलिटी आपके पास मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, यही तो पूछा ही था आपसे, तो मान लेते वेट इतना हो जाएगा, एंड मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये भी आप लिख लेना। तो वही आपसे वेट पूछा था, और मॉलिक्यूलर वेट आपके पास एथिलीन ग्लाइकॉल का जब निकालोगे तो 62 आ जाएगा, चाहे तो निकाल लो, CH2OH है और CH2OH है, इसका आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो प्योर सॉल्वेंट आपके पास क्या होता है, स्टार्टिंग में कितना रहा होगा आपके पास, ये 0 रहा होगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट भाई स्टार्टिंग में 0 रहा होगा, तो बाद में आपके पास -24 हो गया, तो 0 माइनस और -24 वैल्यू पुट कर दो आप 8.6। अब यहाँ पे कहोगे सर ये क्यों नहीं लिए, 62 लिख दो भाई, और सॉल्वेंट आपके पास 18 गिवन ही था kg में, 18.6 kg गिवन था, है ना, वैल्यू आप पुट कर लो, आप यहाँ पे ये 24 हो जाएगा, है ना। चलो ये जल्दी से लिख लो पहले 62, और यहाँ पे अपॉन 18.6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर 1.86, वैसे मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, है ना, चलो कैंसिल नहीं, लिख लो ऐसे, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत, 100 लिख लो डेसिमल हटा के, है ना, और ये 62 और वहाँ पे आपको 10 और ये 86 से इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और आप जब W कैलकुलेट करोगे फाइनल आंसर आपके पास आएगा 14.880 kg आ जाएगा, क्योंकि kg में आंसर है ना, यहाँ पे kg। अच्छा सुनो, यहाँ पे आपके पास आएगा ग्राम में, ये वाला मैं kg, क्योंकि आंसर आपसे किस में, kg में पूछा था, kg में पूछा था किस में, नहीं कोई बात नहीं, आपसे आंसर ये kg में मैंने निकाल दिया, ग्राम में अगर यहाँ निकालोगे W बराबर एक्चुअल में यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 14880 ग्राम, इसको मैंने kg में चेंज कर दिया, 1 kg बराबर होता है
1000 ग्राम, है ना। तो बस इसको मैंने डिवाइड करके लिख दिया 1000 से, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये केजी में और ये ग्राम में है, ठीक है। तो ये आंसर जिसमें आपको गिवन हो, 14 शायद नहीं आपको गिवन है ना। तो 14 नहीं गिवन है, तो आप नियरेस्ट इंटीजर इसके पास क्या है 14, नियरेस्ट इंटीजर, अगर ये केजी में ही आंसर पूछा था, ठीक है ना, ये आप नोट करके लिख लेना भाई। तो नियरेस्ट इंटीजर इसका अगर लोगे तो आपके पास ये देखो 14.88 के आसपास है। अगर 15 से ज़्यादा वैल्यू है तो उस साइड वाला वैल्यू लो, 14 के बाद 15 आ जाएगा। अगर ये 50 से कम होता है तो आप 13 ले लेते, नहीं 14 ही ले लेते, है ना। तो आपके पास 15 आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी आपको ऐसे समझ आना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, a solution containing 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 20 ग्राम, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोला है, इन 20 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल्स एट 273.52 केल्विन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट आपसे पूछा था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए आपके पास है, क्या पूछा था, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट पूछा था। और यहाँ पे आपके पास वैल्यू वाटर के बी वैल्यू आपके पास गिवन है। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का केस है, के बी की वैल्यू गिवन है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब डेल्टा टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हम देख रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है मोलैलिटी, आई भी लिख लोगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसे ब्रेक करके लिख लेना, ठीक है ना। आई की वैल्यू, आई की अगर मान लो NaCl है तो आई की वैल्यू कितनी, ब्रेक हो जाएगा Na+Cl माइनस, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। पर ये नॉन वोलेटाइल है, अगर कुछ नहीं बोला तो नॉन वोलेटाइल आपके पास है, ठीक है। अब देखो डेल्टा TB बराबर क्या होता है, इसको जब फर्दर लिखोगे तो आपके पास होता है TB माइनस TB नॉट, क्या होता है TB माइनस TB नॉट होता है, ठीक है, बराबर KB इंटू यम, है ना। अब आपके पास देखो यहाँ पे द मॉलिक्यूलर क्या सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल्स एट इतना, क्या बोला है, बॉयल्स एट इतने पे बॉयल हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है कंटेनिंग, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपके पास है तब। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सोल्यूट गिवन वाटर बॉयल्स एट इतना, आपको मतलब प्योर सॉल्वेंट, ये आपके पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में पहले था। और ये आपके पास सॉल्यूशन का है ना। तो अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहोगे तो प्योर आपके पास ये कितना है, सॉल्यूशन का 373.52 गिवन है, के बी की वैल्यू आपके पास 0.52 गिवन है, और मोलैलिटी की वैल्यू अभी लिख लेंगे, है ना। अच्छा माइनस करके ये इसका भी वैल्यू गिवन है, तो यहीं पे लिखो ना। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, चलो इधर लिखते हैं। देखो मैंने बोला आपके पास सॉल्यूशन का 373.52 माइनस प्योर सॉल्वेंट का 373, और के बी की वैल्यू आपको 0.52 गिवन है ना, यहाँ पे गिवन है। मोलैलिटी क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ वेट कितना हो गया आपके पास, सोल्यूट गिवन है 2, है ना, मोल बराबर 2, और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा था, है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना गिवन है, 20 ग्राम ऑफ वाटर गिवन। तो 20 ग्राम था, लेकिन आपको मोलैलिटी केजी में लेना होता है, तो डिवाइड बाई 1000 कर दोगे। चलो सॉल्व कर लो, ये देखो कितना, ये आप सॉल्व करोगे तो 0.52 आ गया, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो ये 0.52, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m, और आपके पास 1000 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 20, इसको यहाँ से कैंसिल कर लेना, 2 ये 50 हो जाएगा, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया, m बराबर आपके पास जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था, है ना, बस। तो आपके पास कितना 100 गिवन है, ये गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लेड स्टोरेज बैटरी गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, कंटेन 38% बाई वेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ H2SO4, द वांट ऑफ फैक्टर I इज 2.62 एट दिस कंसंट्रेशन, द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द सोल्यूशन इन द बैटरी विल बी फ्रीज। सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, चलो देखते हैं।
देखो सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको। के एफ फ्रीज का बात बोल दिया तो आपको एक फॉर्मूला तुरंत लिख लेना, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे और आई भी लिख लो, मैंने बोला है यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर तो बोल ही दिया, आई को वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, तो यहाँ पे आई तो आपको बोल ही दिया है ना। अब देखो आई गिवन भी है, था कितना गिवन था, आई 2.62 गिवन था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वेट ऑफ सल्यूट यहाँ पे देखो कितना गिवन है, 38%, मतलब 38 ग्राम हो जाएगा, है ना, सल्यूट हो जाएगा कितने में, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में, बाई मास, मतलब अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन में, है ना। ये हो गया, तो अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल आपके पास पूछा क्या था, केल्विन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी एफ आपसे पूछा था, है ना। तो डेल्टा जब टी एफ आप निकालोगे, टी एफ मतलब फ्रीजिंग, ये लिखा है ना, द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द सॉल्यूशन इन द बैटरी, मतलब सॉल्यूशन का आपसे पूछा है, तो ये क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, आपसे पूछा क्या था, ये पूछा था, है ना, सॉल्यूशन का टेम्परेचर। और के एफ की वैल्यू आपके पास गिवन होनी चाहिए, के एफ की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ये हम लिख लेना, मैं मिस्टेक्सली नहीं लिखा था, तो आप यहाँ पे लिख लेना, के एफ बराबर है 0.1.8 किलो केजी पर मोल, है ना। के एफ की वैल्यू आपको हमेशा गिवन होगा, इससे परेशान नहीं होना क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.26 हो गया, मोलैलिटी आपके पास कितना हो गया, 38 हो गया, है ना। के एफ की वैल्यू भी लिख लो 1.8 मोल, और मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट, सल्यूट 38 और आपके पास क्या 38% बाई वेट, है ना। तो बाई वेट आपके पास क्या गिवन था, 38% बाई वेट ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 हो जाएगा, और डिवाइड भी आपके पास अगर मान लो 38% आपके पास क्या था, सोल्यूट था, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 सॉल्वेंट निकालोगे ना, क्योंकि मास में हमें किसका लेते हैं, मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, तो 100 माइनस 38, ये कितना आ जाएगा आपके पास 62 आ जाएगा, तो 62 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि केजी में लेना था, है ना। बस आप कैलकुलेट कर लोगे, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन थी, डेल्टा टी एफ मान लो नहीं गिवन था कुछ भी, तो जब आप डेल्टा टी एफ यहाँ पे डेल्टा टी एफ आपके पास कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाओगे मल्टीप्लिकेशन में, है ना, अरे भाई लिख लो 2.26 1.8, है ना, और क्या हो जाएगा 38/98, और ये 1000/62, है ना। अब इसे कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेट कर लो, अगर नहीं होगा तो बताना, वो भी बताऊंगा। डेल्टा टी एफ बराबर इतना आ जाएगा, अब डेल्टा टी एफ बराबर इतना आ गया, तो आपसे बोला क्या था, इसमें बोला था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आप इसको कैसे निकालोगे, ध्यान देना। तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे टी एफ नॉट माइनस टी एफ बराबर 30.05। अब देखो केल्विन में पूछा था, तो ये प्योर के लिए आपके पास 273 आप इसको मान सकते हो, है ना, प्योर के लिए भाई 0 डिग्री सेल्सियस ले लो या 273, और यहाँ टी एफ बराबर आपके पास इतना हो जाएगा, है ना, और आपसे टी एफ पूछा 273 माइनस 30.05 बराबर टी एफ आ गया, और जैसे ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो आपके पास 243 के आसपास केल्विन आ जाएगा, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, स्टार्टिंग में अगर वैल्यू नहीं की होने तो आपके पास टी एफ क्या होगा भाई, 0 होगा, है ना, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये 20%, ठीक है, क्या गिवन है, 20% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड व्हेन इट्स 5 ग्राम इज एडेड टू 500 ml वाटर, ठीक है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना है, तो वही फार्मूला एक ही है। क्वेश्चन को हम स्मॉल कर लेते हैं पहले, तो सॉल्व कैसे करना है, डिसोसिएशन का केस जब भी आपको गिवन हो ना, मैं बताता हूँ तरीका आपको कैसे देखना है इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो होता क्या है, 20% डिसोसिएटेड है, मतलब आपके पास जो भी अल्फ़ा गिवन है वो 20% गिवन है, फिलहाल के लिए इसको डिसोसिएट करा लो पहले, फॉर्मूला सेम ही है, बस आई की वैल्यू ये निकालते हैं, तो डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा CH3CO माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा। इनिशियली मान लो आपके पास 1 था, और यहाँ आपके पास 0 और ये 0 था, एट ए टाइम टी, ये इनिशियल था, मान लो एट ए टाइम टी,
आपके पास 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट हुआ तो अल्फा बनेगा। तो आई कैसे निकालते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड डिवाइड बाई इनिशियल मोल। तो टोटल मोल कितने हैं आपके पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, इनिशियल कितने थे 1 थे। तो आई की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास इतना 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो। अल्फा आपको गिवन था, कितना गिवन था अल्फा गिवन था 20%। 20% मतलब 20/100 लिख सकते हो। तो आई बराबर आपके पास जो आ जाएगा ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 1 प्लस 0.2, तो इसको आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1.2 निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं आई। बाकी कहानी आई आ गया तो बाकी कहानी सेम है। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ इंटू यम होता है ना। अब डेल्टा टी एफ आपसे पूछा ही था, देखो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ पूछा था, आई की वैल्यू 1.2, के एफ की वैल्यू आपके पास 1.86 गिवन है। मोलैलिटी आपके पास क्या हो जाएगा, मोलैलिटी आपके पास सॉल्यूट कितना गिवन था 5 ग्राम गिवन था, है ना, बोला है 5 ग्राम। 5 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे एसिटिक एसिड का तो 60 आ जाएगा, है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन था, मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास यहाँ पे की गिवन है 500 ml। आपको डेंसिटी भी गिवन होगा, डेंसिटी नहीं गिवन है तो आप मान सकते हो डेंसिटी क्या हो जाएगा 1 है। तो क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो आपके पास हमें मास तो नहीं, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, डेंसिटी 1 मानोगे और वॉल्यूम आपके पास कितना है 500 है। ठीक है, तो 1 ही होता है लगभग डेंसिटी उसका, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, नहीं गिवन है तो 1 ही माना किया करो क्वेश्चन में, ये इतना आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास मास आ गया, मास अगर ये आ गया तो ये ग्राम में है, केजी में चाहिए तो केजी के लिए हम वहाँ पे 1000 कर दिए, डायरेक्ट ही कर दिए यहाँ पे, और डिवाइड बाई 500 हो गया। तो डेल्टा टी एफ आप कैलकुलेट करोगे आपके पास निकल के आएगा 372 इंटू 10⁻² हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन से आप क्या बोला था, एक्स बोला था, तो ये 10⁻³ लिखना था इसको। तो 3 कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप बताओ। ये आपके पास एक्चुअल में जो डाटा आएगा, देखो और अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए, है ना। ये आप 3 × 7² आया था ये आंसर आपके पास, है ना, लेकिन आपके 3.72 आया था। तो आपसे इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, आपको लिखना है 10⁻³ के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे आप इसको लिख सकते हो, तो इसको डेसिमल को आप इधर खिसका के ले जाओगे, है ना। 372 इंटू 10⁻, आपके पास क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये -2 हो गया। और आपके पास आप कहोगे सर ये आपके पास -3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इतना नहीं आ रहा है। तो देखो एक्चुअल में ना कैलकुलेशन हमने क्या किया है, थोड़ी सी मिस्टेक की है हमने। यहाँ पे डेल्टा टी ए बराबर, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 5 2 × 2 और ये 2 30 हो जाएगा, वो ये 6 हो जाएगा, है ना। अब फर्दर आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये जो वैल्यू निकल के आती है 0.372 निकल के आती है। अब ये डेसिमल आप यहाँ पे ये डिजिट पे मतलब लास्ट तक ले जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जब लास्ट तक लेंगे 372.0 इंटू 3 डिजिट खिसकाए हो डेसिमल को 10⁻³ तो एक्चुअल में आपकी वैल्यू 372 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन था। ठीक है, तो आप परेशान मत होना, कैलकुलेशन है, बाकी ईजिली आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, साइज इसका स्मॉल कर लेते हैं हम फिर से। देखो ये हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको पूरा समझा देता हूँ क्या किस्सा हुआ। आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, तो देखो ये एक्चुअल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो जब भी आपके पास मान लो क्या है, इनिशियली मान लेते हैं आपके पास एक सॉल्वेंट है, क्या है, एक सॉल्वेंट है, कुछ भी मान लो प्योर सॉल्वेंट है, इसमें आपने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल जो वेपराइज इजली नहीं होते हैं उसी को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं ना। तो आपके पास जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का आपके पास वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इनिशियली मान लेते हैं हमारे पास ग्राफ के थ्रू अगर मैं समझाऊँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ ही लो अब। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास इनिशियली में सॉल्वेंट था, प्योर था, है ना, सॉल्वेंट था।
तो आपके पास जैसे यहाँ पे आपने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉलिड, तो आपके पास ये नीचे हो जाएगा। अब कहो ये आपके पास वेपर प्रेशर है, ये आपके पास टेम्परेचर है। कहोगे नीचे क्यों हो गया? क्योंकि हमने बताया सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। देखो तो ये डिक्रीज हो गया, ये सॉल्यूशन आपके बन गया सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके। जब ये कब है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं ये आपके पास 1 एटमॉस्फेयर है, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये आपने एज्यूम जैसे ही कर लिया, तो आपके पास यहाँ पे जो इस पॉइंट पे है ये आपके पास वेपर प्रेशर है ना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, दिख रहा है आपको? इसको हम नाम देते हैं टी नॉट, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये आपके पास हो गया टी। ठीक है, तो ये टी भी हो गया और टी भी हो गया, है ना, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी बराबर है ना, और ये भी बराबर है। तो आपसे बोला क्या? द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इज शोन बिलो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास ये वाला होता है, कम ही होगा ना सोल्यूशन से बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यही होगा। ये कितना आ रहा है? 81 आ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपके पास क्या होता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है आपके पास? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसको भी हम स्मॉल कर लें साइज। क्वेश्चन को पढ़ो। एन एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोला है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो वही 300 सेंटीमीटर क्यूब बराबर एक ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 300 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 300 ml आप लिख सकते हो, है ना। कंटेनिंग, कंटेंस यहीं पे लिख लो, कंटेंस यहाँ पे लिखा है ना, इसको आप चाहे तो इरेज कर लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। कंटेंस 0.63 ग्राम ऑफ प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम ही ले लिया तो आपके पास हो जाएगा CRT हो जाएगा, कोई दिक्कत? CRT हो गया। और हमें पता है जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता है। आर की वैल्यू हमेशा अगर लीटर ATM में लेना हो 0.082 लीटर ATM में लिया करो, है ना। आगे मोल केल्विन भी होता है ना। और अगर आपके पास इजी कैलकुलेशन चाहिए तो 1/12 लिख सकते हो, है ना। और अगर आपके पास जूल में लेना हो तो 8.314 जूल आगे भी होता है। इजी कैलकुलेशन के लिए 25/3 ले लिया करो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू आपसे क्या पूछा था? आपसे बोला था कि द लास्ट में देखो द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, मोलर मास आपसे प्रोटीन का पूछा था। तो सिंपल है क्वेश्चन। पाई आपको क्या ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है? हाँ ये गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 1.29, तो लिख लो 1.29। कॉन्सेंट्रेशन बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोल की जगह आप लिख सकते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो मोल की जगह हमने लिख लिया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम, और ये आपके पास R/T हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लो। वेट आपको गिवन था कितना? 0.63 ग्राम गिवन था। मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा था। वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम आपके पास 300 मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। आपको 300, लेकिन इसको लीटर में निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1 लीटर बराबर 1000 ml, है ना। मतलब 1000 ml बराबर आप लिख सकते हो 1 लीटर। तो 1 ml बराबर कितना लिख सकते हो? 10⁻³ लीटर। 10 और इतना लीटर बराबर तो आप लिख सकते हो सीधे सीधे 10⁻³ लीटर, है ना। लीटर में चेंज करना। तो मोलैरिटी जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये डाटा है, और अभी लिख लो 1.29, 0.639 मोलैरिटी, और यहाँ पे 1/300, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप परेशान नहीं होना, और इसको आप आराम से करना फिर देखना। तो आपके पास यहाँ ग्राम पर ml में निकाल लो आंसर, ग्राम में ही आएगा 40535 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 40, ये 53 लिखा है मैंने, है ना। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? समथिंग लाइक पहला ही मैच कर रहा है, तो आप इसे कर लो ना। एग्जैक्ट नहीं लिखा है, पर एग्जैक्ट आपके पास लमसम आपके पास ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, तरीका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये क्वेश्चन है कि 0.04 मोलर, ठीक है, सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ ग्लूकोज सोल्यूशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अगर आइसोटोनिक बोल दिया तो उसका मतलब उसके दो सोल्यूशन के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, बराबर है। आइसोटोनिक कोई भी चीज़ तब होता है आइसोटोनिक जब π1 इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आ जाए। हाइपरटोनिक अगर बोले, हाइपरटोनिक बोलता है तो उसका मतलब होता है π1 ग्रेटर देन π2 होता है, और एक जो बच गया वो लेस देन वाला हो जाएगा केस, ठीक है। तो आपके पास आइसोटोनिक बोल दिया दो सोल्यूशन के लिए, तो इसका मतलब हो गया आपके पास पाई क्या K2SO4 इज इक्वल टू पाई ग्लूकोज, ठीक है, यही हो गया। अब इसको लिख लो अच्छे से, ICRT हो गया ये इसके लिए, है ना, K2SO4 के लिए, और ये हो जाएगा ICRT, ये हो जाएगा ग्लूकोज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लो, आपके पास क्या गिवन है, सोल्यूशन डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन RT आपके पास कैंसिल हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर आपके पास सेम ही है तो RT आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास इसको तो इसको कैंसिल ही मान के चलो। अब यहाँ पे आई की वैल्यू देखो, K2SO4 के लिए, K2SO4 के लिए जो आई की वैल्यू आप निकालोगे वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, सुनो, ऐसे रहने दो, देखो करना क्या है बताता हूँ। जब K2SO4 का आपके पास ये आपके पास यहाँ पे ये इसको आई रहने दो और इसको C मान लो, K2SO4। ग्लूकोज के केस में जो आई की वैल्यू होती है ना वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो यहाँ पे आपके पास ये इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो, और यहाँ पे ग्लूकोज लिख सकते हो, है ना, C भी लिख लो, ग्लूकोज लिख सकते हो, ठीक है। तो जब आप आई निकालोगे और C की वैल्यू यहाँ पे लिखी है जो गिवन हो आपके पास, लिख लो तुरंत, C की वैल्यू 0.04 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आई कंसंट्रेशन ग्लूकोज का गिवन है क्या, हाँ गिवन है 0.01, ये ग्लूकोज का केस हो गया। आई की वैल्यू आप निकालो 0.01 और यहाँ पे 0.04 आ जाएगा, समझ पा रहे हो ये। तो ये आपके पास आई की वैल्यू आपके पास आ गया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए तो ये आ गया 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 मतलब आपके पास आ गया, हो गया 1/4 ही लिख लो, आपका जो मन करे। और यहाँ पे शायद से हमारे पास एक ज़ीरो और गिवन था, हम कहीं गलत कर रहे हैं, तो पूरा ही लिखो फिर से, एक ज़ीरो और था ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 0.01 और ये 0.004। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 5/2। अगर नहीं करना है सॉल्व तो वो भी बता देता हूँ, 1 ये नीचे 2 डिजिट पे है तो 1 यहाँ 100 और 4 ऊपर ये 3 डिजिट पे है तो ऊपर 3 0, तो 100 तहम्मा 1000, तो 2 5 जा 5, 2 2 जा 2, तो ये इतना आ गया, ठीक है। तो ये करके दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे आपके पास देखो अल्फ़ा की वैल्यू आपको डायरेक्ट अगर ऐसा केसेस हो ना तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं आपको बता, अल्फ़ा बराबर होता है I-1/n-1, डायरेक्ट फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, तो ये होता है। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा निकालना है मान लो, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू आपके पास कितना है 5/2 -1, और एन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे K2SO4 के लिए जब एन की वैल्यू निकालो कितना, K2SO4 के लिए ये ब्रेक करोगे तो 2K+ हो जाएगा, और 2SO4 नहीं सॉरी 2SO4 क्यों बैलेंस है ना, वो तो साफ साफ यहाँ लिखता हूँ, चलो देखो ये K2SO4 को जब ब्रेक करोगे तो 2K+ एल्कली मेटल है, तो और ये आप SO4 2-, तो 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, आपकी वैल्यू आपके पास कितने मतलब कि एन की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, टोटल आयंस आफ्टर 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा, समझ आया बात आपको। अब अल्फ़ा कैलकुलेट कर लो, ये एलसीएम ले लो भाई, तो 5 2 3/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3/4, ठीक है। 3/4 मतलब आप इसे परसेंटेज में चेंज करोगे तो परसेंटेज में चेंज करके आपको बताना पड़ेगा, है ना, चलो बता देते हैं। देखो ये इतना आ गया 3/4। अब इसको परसेंटेज में जब डेसिमल में निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.75, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई 100 से कर लोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर 75% आ गया।
तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर 75% आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट। ये बोल रहा है कि 2 डिफरेंट सॉल्वेंट है, ठीक है, 2 डिफरेंट सॉल्वेंट है, लेकिन जिनका वेट गिवन था वो कितना गिवन था, दोनों का 200 ग्राम गिवन था, ठीक है। ए एंड बी हुज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि के बी वैल्यू होता है, ठीक है, के बी गिवन था। के बी कितना गिवन था, मान लेते हैं 2 सॉल्वेंट थे आपके पास, ए और बी थे, तो के ए और के बी का जो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट था वो कितना था, 1:8 का ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में क्वेश्चन के में गिवन थी। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपको पता है कि डेल्टा टी बी, जो डेल्टा टी बी होता है वो क्या किसके बराबर होता है, के बी इंटू मोलैलिटी होता है, ये बात पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जब मोलैलिटी निकालोगे 2 ग्राम सोल्यूट है, ठीक है, और आपके पास जो सॉल्वेंट का वेट है वो दोनों केस में 200 ग्राम है, तो जो मोलैलिटी आने वाला है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये आपके पास मान लो ये आपके पास टी बी ए, ये इक्वेशन नंबर ये, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, ए वाला है, और आप इसी को आप दूसरे में ले सकते हो टी बी, ये कौन सा है, बी वाला है ना, के बी इसे ए नाम दे दो और के बी से बी नाम दे दो, मोलैलिटी आपके पास सेम रहेगा। तो आप ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, तो इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड करके लिख दो, 1/2 आप कर दो, है ना, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी बी बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बी बी हो जाएगा, ठीक है। आपको ये वैल्यू आपको गिवन भी था, कितना गिवन था, ये वैल्यू आपको गिवन था 1/8 गिवन था, यही गिवन था 1/8। और ये आपको ये भी बोला था कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके पास यही तो है, ये पूछा था, तो आपके पास डेल्टा टी बी ए डेल्टा टी बी बी बराबर आ गया 1/8, और यही आपके पास x/y की रेशियो में भी गिवन था, आपसे पूछा था y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y बराबर आपके पास साफ साफ दिख रहा क्या है, 8 है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको ऐसे अप्रोच करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये लिखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है भाई, एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 50 टॉर एंड 100 टॉर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आगे पढ़ लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपसे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा था, तो इस क्वेश्चन में जो आपको एक फार्मूला तो आपने ये पढ़ा है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि जो हमारे पास सारे फार्मूला मैं लिख देता हूँ, पी टी बराबर क्या होता है, पी नॉट ए वेपर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना। या अगर इंडिविजुअल आप निकालना चाहो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर आप लिखते हो तो ये राउट लास्ट से आता है क्या, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और बी के लिए भी अगर लिखना चाहो तो पार्शियल प्रेशर ए है तो आपके पास क्या लिख दो, पी नॉट बी इंटू जाई बी, ठीक है, ये होता है। अब अगर कभी इन वेपर फेज में अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो, है ना, वो तो सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए आपको, लेकिन वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आपके पास जो निकालना होता है वो आप लिख लेते हो, वाई ए बराबर आप क्या लिखते हो, पी ए डिवाइड बाई पी टी, और यहाँ पे
वाई बी अगर मान लो यहाँ पे निकालो, हमने जाई नाम नहीं दिया क्योंकि ये वेपर फेज में, तो इसलिए मैंने अलग नाम पी बी डिवाइड बाई पी टी, ठीक है, ये लिखते हो। तो अब देखो, अब आपको वेपर फेज में ही पूछा था, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे वाई ए की जगह क्या लिख सकते हो आप, पी ए की जगह आप लिख सकते हो क्या, पी नॉट ए इंटू जाई ए, ठीक है। और यहाँ पे आप डिवाइड बाई पी टोटल लिख सकते हो। इसी तरीके से आप वाई बी की जगह पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पी नॉट बी इंटू जाई बी डिवाइड बाई पी टोटल। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना था, ठीक है ना। अभी वैल्यू हम पुट करेंगे सारा, पर अभी के लिए आप ये देखो, हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इक्वेशन को आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया वाई बी, चाहे जो आप डिवाइड कर लो, आपका जो मन करे, वाई बी अपॉन वाई ए कर लिया, समझ पा रहे हो। तो वाई बी आपके पास क्या था, पी नॉट बी साई बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पी टोटल। और ये जब डिवाइड करोगे तो ये ऊपर पलट के हो जाएगा। अगर यहाँ पे नीचे लिखोगे, पता है ना कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए अपॉन बी है और सी अपॉन डी है, तो आप क्या कैसे लिख सकते हो, ए अपॉन बी डी अपॉन सी लिख सकते हो। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा, ये ऊपर पी टी हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास पी नॉट ए इंटू जाई ए है ना, पी टी से पी टी यहाँ पे कैंसिल हो गया, आप लिख लिए यहाँ पे पी नॉट बी इंटू जाई बी, और ये आपके पास हो गया पी नॉट ए इंटू जाई ए हो गया। इतनी बात आई होप आपको समझ में आया होगा। ये किसके बराबर आ गया, इस साइड भी लिख देते हैं, वाई मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, है ना। अब देखो, आपको मोल फ्रैक्शन अब बी पूछा था ना, तो बी के टर्म्स में सभी वैल्यू लिख लेते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, मान लो वाई ए और वाई बी हमेशा ऑलवेज कितना आता है, 1 आता है, ये आपको पता है। तो हम बी के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाई ए बराबर आप क्या लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे देखो, वाई ए बराबर आप लिख सकते हो 1 माइनस वाई बी, समझ आया। तो आपने क्या पुट किया, ये वैल्यू, क्योंकि हमें बी का निकालना था, तो यहाँ पे ए की जगह हमने पुट कर दिया वाई बी अपॉन ए की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस वाई बी, और आपके पास ये फॉर्मूला पी नॉट बी इंटू जाई बी अपॉन पी नॉट ए इंटू जाई। अब आपके पास वैल्यू गिवन था, वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास पी क्या बी का वैल्यू कितना गिवन था, यहाँ पे देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस, कितना गिवन था, ए का 50 था, बी का 100 था, ठीक है। तो पुट कर लो यहाँ पे, बी का आपके पास 100 था और ए का कितना था, 50 था। और यहाँ पे अगर आप निकालोगे, ये वेपर फेज में नहीं है, लिक्विड फेज में आपके पास वेपर प्रेशर देखो गिवन होगा, यहाँ क्या लिखा है, इफ़ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर आपके पास जाई ए कितना था 0.3, तो वही बात है, जाई बी आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.3, जो कि अगर 0.7 आ जाएगा, है ना, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिख लो, अच्छे सॉरी वहीं पे लिखो, आपके पास ये आ जाएगा 0.7 और डिवाइड बाई 0.3, बस इसको कट पिट कर लो, वाई बी अपॉन 1 माइनस वाई बी आ जाएगा, और यहाँ पे ये 50 2 जा 100 इंटू 7/3 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको आप सॉल्व कर लो अच्छे से, ये आप लिख सकते हो 7 2 जा 14/3, और ये आपके पास वाई बी अपॉन 1 माइनस वाई बी है, मल्टीप्लाई कर लो 14 माइनस 14 वाई बी, और ये क्या हो जाएगा 3 वाई बी हो जाएगा, है ना। 14 को इधर ही रहने दो, ये वाले 14 को उधर ले जाओ, 14 वाई बी प्लस 3 वाई बी कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 15 16 17, कितना हो जाएगा 17 वाई बी हो जाएगा, है ना। और वाई बी की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 14/17 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। आपको ये क्या पूछा था, एक्स आपसे पूछा था, ये एक्स कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपके पास 14 आ गई, ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 14 हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये क्या लिखा है, पढ़ना ध्यान से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 4 केल्विन।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन था। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, देखो चलो जो जो गिवन है आप नोट करके लिख लो। डेल्टा टी बी आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी कितना गिवन है, 4 गिवन है ना। और क्या, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है, कितना गिवन है, 4.5 गिवन था, ठीक है। अब आपको पता है डेल्टा टी बी बराबर आप क्या लिख सकते हो, आई के एफ इंटू एम बराबर 4, और ये डेल्टा टी ए बराबर आई के एफ इंटू एम बराबर 4.5 लिख सकते हो। आप क्या करो, एक काम करो, इसको 4.5 मोलर गिवन था, है ना, सही है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्चुअल में ये 4.5 नहीं, ये भी 4 गिवन है, देखो ध्यान से पढ़ो, हमने गलत पढ़ लिया। क्या लिखा है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 4.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज इतना, इसके लिए 4.5 4 ही मतलब केल्विन गिवन था, है ना। अब देखो ये हमने, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा था हमने, ये तो सही, यहाँ पे भी आप 4 लिख लो, ठीक है, अब सही था। तो अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे आपके लिए ये किसके लिए हमने निकाला, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के लिए था, है ना, और ये भी आपके पास ग्लूकोज के लिए ही था, समझ पा रहे हो। तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 4, है ना। आई की वैल्यू आपके पास कैंसिल ही हो जाएगा, के एफ की वैल्यू आपके पास क्या कर लेते हैं ये, और यहाँ पे आप के एफ क्यों लिखे हो, के बी हो जाएगा ना, ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा थोड़ा आप समझ लिया करो, के बी, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, के एफ, और के बी की वैल्यू आपके पास कितना गिवन था, मोलैलिटी 1.5, और के एफ के केस में 4.5 गिवन था, समझ पा रहे हो। कैलकुलेट कर लो इसको, इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 1 के बी अपॉन के एफ, और ये आपके पास 15 अपॉन ये 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो ये आपके पास के बी अपॉन के एफ की वैल्यू जो आ जाएगी, 3 को मल्टीप्लाई कर लो और कितना हो जाएगा 3 था, ये हो जाएगा 3। आई होप आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ये वाला 3 है ना भाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर ही रहेगा, तो आपके पास 3 आ गया आंसर। तो यही आपसे पूछा था के बी अपॉन के, आंसर हो गया, सिंपल है ना। आई से कंफ्यूज नहीं होना, ग्लूकोज के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। अ गैसेस अ मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस ए एंड बी, ठीक है, अंडर टोटल प्रेशर of 0.8 atm is in equilibrium with an ideal liquid solution. The mole fraction of substance A is 0.5 in the vapor phase and 0.2 in the liquid phase. The vapor pressure of pure liquid है। फिर से वही वेपर फेज वाला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो, अभी तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, है ना। क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना गिवन है वो नोट कर लो, 0. मोल नहीं गिव vapor a mixture of 2 liquid A is 0.5 in the vapor phase and 0.2 in the liquid phase। ये आपके पास लिक्विड फेज में है ना, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, और वेपर फेज में y लिखते हैं ना, ताकि पहचान में आता है। y ए बराबर आप लिख सकते हो 0.5। पी टोटल आपके पास कितना गिवन है यहाँ पे, 0.8 atm गिवन है, ठीक है। आपको क्या मैंने बताया था फॉर्मूला कि जो पी ए होता है पार्शियल प्रेशर, है ना, यहाँ पे वो क्या होता है, इसको ऐसे लिखो, वेपर फेज मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि y अगर a लिखना चाहोगे आप तो आप कैसे लिखोगे, पी ए डिवाइड बाई पी टोटल, और पी ए की वैल्यू आपको मैंने क्या बताया था, पी नॉट ए इंटू जाई, यही होता है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन आपके पास कितना गिवन है, आपके पास पी ए वाई ए का मोल फ्रैक्शन 0.5 गिवन है, पी ए आपको गिवन था क्या,
पी आपको नहीं गिवन था, पी टोटल आपके पास 0.88 है ना, पी ए नहीं पता था, पी टोटल आपको 0.88 एम पता था, पी ए आपके पास निकल आएगा 0.5 इंटू 0.8, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.4 हो गया, पी ए निकल आया। अब आपको अब क्या पूछा था, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है पूछा था। अब आपको ये भी पता है, बस उसी को इंटरचेंज किया है, पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू जाई होता है, यही तो पढ़ा है। अब आपके पास पी ए निकल आया 0.4 और पी नॉट ए आपके प्योर पूछा था वेपर प्रेशर, जाई ए की वैल्यू आपके पास पता है, कितना पता है 0.2 पता है, तो आपके पास पी नॉट ए जो होता है वो निकल तो आएगा 0.4 अपॉन 0.2 आ गया है, आपके पास 2 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। प्योर आपके पास प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, ये 2 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलो अब दूसरा सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.06 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, क्या लिखा है, हाँ, एक्वस सॉल्यूशन हैज़ ए लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा था। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो मैं यहाँ पे आपको कलर फिर से चेंज करूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो आपको एक चीज़ पता है, क्या बोला था, विच आर द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपसे बोला था। तो जो आपके पास डेल्टा टी एफ होता है वो किसके डायरेक्टली होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम के होता है। डेल्टा टी एफ को और एक्सप्लेन करना चाहो तो आप टी एफ नॉट माइनस टी एफ लिखते हो, आई के एफ इंटू एम लिखते हो। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है ना। और टी एफ क्या लिखते हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिखते हो, है ना, टी एफ यही तो लिखते हो। अब यहाँ पे एक सेकेंड मैं अच्छे से बैठ जाऊँ, देखो ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है, किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है। तो आप ओवरऑल जब वैल्यू आप देखो, हमें क्या निकालना है, टी एफ हमारे पास जो है यहाँ पे ये सॉल्यूशन, ये हमारे पास अगर आपको निकालना है तो हमारे पास टी एफ, अगर टी एफ क्या होगा, टी एफ अगर आपके पास मिनिमम होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा, तो आपके पास जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब कोई कहेगा सर ये बात थोड़ा समझ नहीं है, आप समझाता हूँ। यहाँ पे समझो एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मान लो टी एफ आपने क्या ले लिया, यहाँ पर भी आपने 2 ले लिया और यहाँ पर भी आप टी एफ जो है यहाँ पे भी आपने 2 ले लिया। अब एक बात बताओ, अगर टी एफ की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू की तरफ आएगा, क्योंकि 2 के बाद अगर 3 लेते हो तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, और नेगेटिव में आएगा तो आपके पास आई की वैल्यू क्या नेगेटिव होती चली जाएगी, समझ पा रहे हो। तो आप अगर हमारे पास टी एफ बढ़ा रहे हो तो ये क्या हो रहा है भाई, आई नेगेटिव हो रहा है, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर मान लो टी एफ घटा रहे हो, टी एफ अगर आप घटा रहे हो, यहाँ पे अगर टी एफ ये डिक्रीज कर रहे हो, 2 से कम कर रहे हो, तो आई की वैल्यू आपके पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है, तो आई बढ़ रहा है। तो वही बात है कि हमारा जो आई की वैल्यू होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है किससे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो बस आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, जहाँ पे आई ज़्यादा वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो देख लो भाई ब्रेक करके, पहले ऑप्शन में देख लो Al2 ASO4 थ्राइस है, तो यहाँ पे आप इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 2Al3+ हो जाएगा, और यहाँ पे इसको लिखोगे 3SO4 2- आई की वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, 2 + 3 5 आ रहा है इस केस में। और बाकी केस में निकाल लो, बाकी केस में अगर निकालोगे ग्लूकोज के केस में तो C6H12O6 आ रहा है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगा। के आई को अगर ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आपके पास
प्लस आई माइनस, यहाँ पर भी आपके पास आई की वैल्यू 2 आ जाएगा। और K2SO4 को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे 2K प्लस और है ना SO4 2 माइनस, आई की वैल्यू आपके पास 3 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है आपके पास, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, है ना। आई की वैल्यू पे ये सब बातें निर्भर करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये CO2, ठीक है। क्या लिखा है, CO2 गैस इज बबल थ्रू वाटर ड्यूरिंग सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट 298 केल्विन, ठीक है। इफ CO2 exerts a partial pressure of इतना बार, then x mole of millimole of CO2 would dissolve in 0.9 liter of the value of x, ठीक है। सॉल्व कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, हेनरी लॉ पे बेस्ड है। देखिए आपको एक चीज़ पता है कि हमारे पास जो पी गैस होता है ना, वो क्या होता है, KH हेनरी कांस्टेंट होता है इनटू एक्स गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है, ठीक है। और ये पार्शियल प्रेशर, बस यही एक फार्मूला होता है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको ये गिवन था, कितना गिवन था, 0.835 गिवन था, KH 1.67 है ना। कहाँ पे ये वैल्यू आपको दिख रहा है, ये गिवन है ना, ये दिख रहा है आपको, ये इंटू 10⁻3। और मोल फ्रैक्शन आप CO2 गैस क्या है, CO2 है, तो CO2 के लिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, NCO2 डिवाइड बाई टोटल मोल आप कर लोगे, है ना, टोटल मोल। और टोटल मोल आपके पास यहाँ पे क्या गिवन था, और एन टोटल आपके पास क्या क्या है ये तो पता ही है ना, वही क्या है, चाहे तो यहाँ पे लिख भी लो। एन टोटल जो आपके पास क्या क्या है, NCO2 और प्लस NH2O है, दो ही चीज़ तो प्रेजेंस है ना। अब देखो, तो मैं कहूँगा इसको, ये दो डाटा आपको पता है ना, तो इसके बेसिस पे आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो, है ना। तो 0.835 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10⁻3 मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अभी इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आती है 5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। इतनी बात होगी। अब देखो जो मोल ऑफ गैस है ना, गैस वो लेस है आपके पास मोल ऑफ H2O, चाहे आप वहाँ पे देख लो, ठीक है, हमेशा। तो आप ये एक चीज़ बोल सकते हो, इससे कंक्लूड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो आपके पास ये वैल्यू है मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, ये लगभग बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ H2O के, ठीक है। तो अब नया जो फार्मूला बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, नया फार्मूला जो बन के आएगा आप ये लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह आप लिख सकते हो एन गैस, चाहे आप पूरा वैल्यू लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। NH2O नहीं अप्रॉक्स लेना चाहते तो पूरा लिख लो, पर जब साफ साफ है, हमको पता है कि हमारे पास H2O ज़्यादा है तो उसको निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको दिक्कत ये करेगा कि आपको NCO2 का तो मोल फ्रैक्शन निकालना था, या तो आपने पता कर लिया 5 इंटू 10⁻, कितना निकाले, -4 निकाल लिया आपने, और NCO2 आपको निकालना था। अब मोल ऑफ वाटर कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे हिंट है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वाटर का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ H2O जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो 1। और आपके पास मास यहाँ पे नहीं पता था, वॉल्यूम आपको 0.9 गिवन था, कहाँ है, हाँ 0.9 लीटर था, है ना, 0.9 लीटर था। तो आपके पास जो मास निकालोगे, हमको यहाँ पे क्या निकाल, केजी में, लीटर में था तो मास आपके पास केजी में आ जाएगा। यहाँ पे जो मास आएगा भाई, मास ऑफ H2O जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.9 kg आएगा। लेकिन जब आप इसे ग्राम में निकालोगे तो आपके पास 900 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप निकाल लोगे तो मोल ऑफ H2O की NH2O की जगह क्या लिख लोगे, 900 डिवाइड बाई 18 मॉलिकुलर वेट, मोल वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 900, ठीक है, डिवाइड बाई 18। इस तरीके से आप यहाँ पे NCO2 की वैल्यू आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा। तो ये आपके पास, इसको ऊपर करता हूँ, 0.025 मोल आ गया, ठीक है। या इसी को आप जब मिली मोल में भी निकालना चाहोगे तो आप 25 मिली मोल इसको लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल है। अब ये बिल्कुल उधर चला जाएगा तो आप इसको लिखोगे ना मिली मोल, 1 मिली मोल बराबर क्या हो जाता है, 10⁻³ है ना।
तो अरे भाई इसको लिखोगे जब डेसिमल यहाँ पे है 3 डिजिट ले जाओगे तो आप 25 × 10⁻³ लिखोगे, तो ये हमारे पास 1 मिलीमोल बराबर इतना होता है, तो यही हमने लिख दिया इसकी जगह, है ना। तो आपके पास x की वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। समझ आए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, आपके केस में क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा, कैलकुलेशन भी बहुत ही ईजी आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, K2HgI4। ठीक है, K2HgI4 आपको पास गिवन है, ये बोला है कि 40% आयनाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसको चाहे तो फार्मूला से आप लगा लो डायरेक्ट, चाहे बहुत ही इजी है, इसको सॉल्व करते हैं हम डायरेक्ट। देखिए K2 40% आयनाइज्ड बोल रहा है, 40% आयनाइज्ड मतलब क्या हुआ, आपके पास जो अल्फ़ा है वो लिख सकते हो 40/100, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, आप इसको फर्दर लिखो 0.4 आ जाएगा अल्फ़ा आपके पास, है ना। अल्फ़ा इतना आ गया। हमको पता है कि अल्फ़ा बराबर डायरेक्ट एक फार्मूला होता है I-1/n-1, चाहे तो आप डायरेक्ट लिखो, चाहे आप कैलकुलेट कर लो वैसे तरीके से, K2HgI4 को ब्रेक करके लिख लो, ब्रेक करके लिखोगे क्या हो जाएगा 2K प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा HgI4 2 माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 2 और एक ये है एक, तो n की वैल्यू आपके पास कितना है ये 3 है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। तो अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा बराबर आपके पास गिवन था, अल्फ़ा बराबर यहाँ पे I-1/n-1, अल्फ़ा बराबर 0.4 है। आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करना था, 3 - 1 हो गया, तो आई की वैल्यू आपके पास 0.4, I-1 यहाँ पे आपके पास 2। फर्दर इसको सॉल्व करोगे I-1 बराबर 0.8, आई बराबर आपके पास फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, है ना। 1 उधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या बोला है कि क्वेश्चन फॉर 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, फिर से पूछा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट का तो कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको समझा दिया, कैसे निकालते हैं कॉन्सेप्ट मैं फिर से लिख देता हूँ अब एक बार में, कि फ्रीजिंग पॉइंट आपको सोल्यूशन का कभी निकालना हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है आई से। तो बस आपको आई वैल्यू निकालना है। चलिए एक आई वैल्यू निकालिए, CO H2O6 और Cl3 है। ठीक है, तो जब आप इसको डिसोसिएट करके लिखेंगे तो लिखेंगे जो भी आप बोल लीजिए, है ना, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे CO, है ना, H2O6 और यहाँ पे हो जाएगा 3+ और यहाँ पे हो जाएगा 3Cl माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे हो कितना है, ये 1 है और ये 3 है, तो यहाँ पे कितना है आपके पास, आई की वैल्यू आपके पास आ गया, आई की वैल्यू आ गया 4 आ गया। ठीक है, आई की वैल्यू 4 आ गया। दूसरे केस में आप निकाल लीजिए, दूसरे केस में जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास CO H2O5 है और Cl यहाँ पे और Cl2 H2O है। ठीक है, इसको आप जब डिसोसिएट करके लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये कितना है, ये 2 ही Cl है। आप अगर इसको लिखना भी चाहोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इस केस में H2O5 और Cl और यहाँ पे आपके पास 2 ही आएगा, और ये आपके पास कितना 2Cl माइनस H2O को मत फोकस कीजिए, हम वो कोऑर्डिनेशन में नहीं जा रहे अभी ना, तो यहाँ पे 1 और ये 2 ही है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपके पास कितना आता 3 आता। ऐसे ही अगर आप C वाले केस में लिखते हैं तो C वाले केस में आपके पास CO H2O और ये 4Cl2 और यहाँ पे Cl H2, एक ही Cl बाहर है, तो यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू कितना आ जाता 2 आ जाता। ठीक है, और D वाले केस में जब आप देखोगे CO H2O 3Cl, यहाँ पे एक भी आपके पास Cl बाहर नहीं है, केवल हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू 1 आ जाता है, जो कि आई की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है। तो आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट A and B, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, 2
2 कंपोनेंट के गिवन था। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए तो अभी तक इतना बार पढ़ लिया, चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ना, आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमारे पास सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्स लॉ, है ना। देखो सिंपली होता क्या है, इस केस में आपके पास जो पी टोटल आता है वो कितना आता है राउल्स लॉ केस में, पी नॉट ए इंटू जाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू जाई बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए प्योर बी, है ना। इस केस में आपके पास जो डेल्टा एच आता है वो कितना आता है, 0 आता है। चेंज इन वॉल्यूम भी जो आपके पास आता है वो कितना आता है, 0 आता है। अब इस केस में जो आपके पास ए, मान लो हमने क्या लिया, 2 लिक्विड लिया, मान लो ए लिया है, यहाँ पे ए के बीच में इंटरेक्शन है, यहाँ पे आपके पास बी और बी के बीच में इंटरेक्शन है। इन दोनों को हमने मिला के एक सॉल्यूशन बनाया है, ये सॉल्यूशन बना है। यहाँ पे आपके पास जो बनेगा ए और बी के बीच इंटरेक्शन है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बराबर होता है, आइडेंटिकल होता है। ए है ना, बी ये बराबर होता है ए बी के, है ना, ये दोनों का बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना आइडियल के केस में क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए अगर कभी पॉजिटिव डेविएशन बोले, पॉजिटिव डेविएशन बोलता है, इसको भी बता देता हूँ। तो इस केस में आपके पास हमने लिखा था शायद पी टोटल ग्रेटर आता है, डेल्टा एच ग्रेटर आता है, डेल्टा बी भी ग्रेटर आता है, डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन, डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन आते हैं, हमेशा हर केस में सेम रहेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा आगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्या लिखा है, 12 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व। जब भी कभी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व की बात बोलते हैं, है ना, तो आपसे हमेशा एक कुछ फॉर्मूला याद रख लेना। मैंने क्या बोला, जब भी आपको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व करे तो फार्मूला होता है पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, है ना। प्योर जब हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर अलग अलग होते हैं ना, ए और बी सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो उस केस में और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पी एस डिवाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। अच्छा एक केस और याद रख लेना, जब डाइल्यूट सोल्यूशन हो, क्या हो, डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब जब आपके पास मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल लो। मैंने क्या बोला, मोल सॉल्वेंट की जब मोल हमारे पास ज़्यादा हो, मोर हो, तो ये हम लिख सकते हैं। तो उस केस में जो फॉर्मूला आता है पी नॉट माइनस पी एस आता है डिवाइड बाई पी नॉट, डाइल्यूट के केस में यहाँ पे एन बी लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एन ए, मतलब मोल ऑफ सोल्यूट मोल ऑफ सॉल्वेंट, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आपसे क्या बोला है, 12 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपको गिवन था, डिजॉल्व इन 108 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ प्रेशर 0.1 आपको गिवन था, है ना। तो ये वाला जो पूरा पार्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपको कितना गिवन था, 0.1 गिवन था। सोल्यूट आपके पास कितना गिवन था, NB अगर आप निकालोगे तो 12 ग्राम था, है ना, और मोलर मास आपको सोल्यूट का पता नहीं था, B सोल्यूट को बोलते हैं। Na अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको 108 था, वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो लिख लो ये 12/MB, और हमने डायरेक्ट ऊपर करके लिख लिया 18/108 लिख सकते हैं। तो इसको जब आपने सॉल्व किया है, MB आपके पास B ऐसे लिखो, ज़्यादा सही है, 12 इंटू डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 1 और 10 ऊपर लिख दिया तो पॉइंट हट गया इसका, है ना, इंटू 18 और 0.8, 12 1 जा 12, 9 जा 108, 9 2 जा 18 और MB आपके बराबर आ गया 20 आ गया। ठीक है, मोलर मास ऑफ। तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास कहीं नहीं गिवन है, तो ये 20 ही होगा। ऑप्शन लिख लेना, मैं भूल गया हूँ लिखना, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्या लिखा है, बेंजोइक एसिड डाइमराइजेस। ठीक है भाई, उसके आगे क्या लिखा है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ध्यान देना। आपसे बोला है कि डाइमराइजेस होता है ना मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब आपके पास 2,6H5 है, COOH है। डाइमराइज मतलब कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है,
जो C6H5COOH है ना, ये डाइमराइज हो रहा है, यहाँ पे 2 हो जाता है ना। तो आपके पास स्टार्टिंग में ये क्या बोला है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात बोला है। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे जो इसके मोल थे वो कितने थे, 1 थे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0 थे। एट ए टाइम टी पे मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा एसोसिएट हुआ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा/2 बनेगा। जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री होता है वो आपके पास यहाँ चला आता है ना सिंपली। तो आई आप कैसे कैलकुलेट करते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन है एसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 डिवाइड बाई 1 है ना, ऐसे हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास आई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस अल्फ़ा ऐसे लिख लो, मैं लिख 1 प्लस अल्फ़ा/2 माइनस अल्फ़ा, तो इसको 1 प्लस लिख लो एलसीएम लेके अल्फ़ा, और यहाँ पे 2 अल्फ़ा हो जाएगा और डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा इसको ऐसे ही रहने दो। अल्फ़ा की वैल्यू तो आपको गिवन था, तो ये क्यों ही आपको वो करना था, है ना। देखो यहाँ पे कितना गिवन था, if the acid dissolved in benzene shows delta TF if the percentage of association of the acid to form dimer in the solution is 80 गिवन था, 80% आपको गिवन था। तो 80 मतलब 80% मतलब यहाँ पे लिख लो 80/100, ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास जो अल्फ़ा गिवन था वो कितना था, 0.8 गिवन था। तो लिख लो I1 प्लस ये 0.8 यहाँ पे 0.8 हो जाएगा, है ना। तो ये 0 और ये कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.4 माइनस 0.8 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करोगे, ये 1 और 0.8 में से कितना माइनस 0.4 ही आ जाएगा, है ना। फर्दर आप यहाँ पे जब 1 में से ये अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आई की वैल्यू 0.6 आ जाएगा। ठीक है, आपको आई की वैल्यू पता चल गई। अब आपसे क्या बोला था कि W ग्राम ऑफ द एसिड इज डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन सोर्स डेल्टा TF इतना, ठीक है, इन द सोल्यूशन। W आपसे पूछा था, तो डेल्टा TF बराबर आपके पास क्या हो जाता है, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी होता है। डेल्टा TF आपको गिवन था, है ना, 2 गिवन था। I की वैल्यू आपने निकाल लिया 0.6, KF की वैल्यू आपको पता था, कितना पता था, 5, और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइड बाई वॉल्यूम, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको नहीं पता था, है ना, और आपके पास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड आपके पास गिवन था 122 गिवन था, और आपके पास ये सॉल्वेंट का जो वेट गिवन था वो कितना था, 30, वो ग्राम में था, तो इसको केजी में चेंज कर लो, 1000 कर लेना। तो कितना, 2 इंटू 0.65 W/122, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000/30, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आप और इसको कैंसिल कर लो, तो ये 2 और लिख लो 0.30, है ना, 5 6 30 0 और यहाँ पे 3, समझ पा रहे हो आप, ये लिख लोगे, और ये डेसिमल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास W/122 इंटू 1000/3। तो जब इसको आप और कैलकुलेट करोगे तो W की वैल्यू, ये आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेना इधर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 244 आ जाएगा आंसर। ठीक है, वेट ये ग्राम में आ गया, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है, 4 आप लगा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बोला है a solution containing 62 gram of ethylene glycol in 250 gram of water is cooled 10 डिग्री सेल्सियस। इफ़ KF for water is इतना, then amount of water separated ice। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा कह सकते हो अलग वैरायटी का है। तो मेरा मकसद यही था कि आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन करा दूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि लास्ट में बोलता है कि मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम करना है, सब फार्मूला अभी तक जो पढ़ा है, डेल्टा TF को फार्मूला लगाना है, क्या डेल्टा TF पर IKF, आई की वैल्यू तो आपके पास कुछ पता ही नहीं है, तो 1 ही मान लो, है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, गिवन होता है, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होता तो समझ में आ जाता, है ना। क्या बोला, सॉल्यूशन कंटेनिंग एथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, तो आप 1 ही मान सकते हो, वो डिसोसिएट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये डेल्टा TF 0 माइनस आपको -10 गिवन था, है ना। ये पता है ना आपको क्या होता है, TF
नॉट माइनस टी एफ होता है प्योर सॉल्वेंट का, और ये सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का आपके पास गिवन था और ये सॉल्वेंट का हो जाएगा। तो के एफ की वैल्यू आपके पास कितना 1.86। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट कितना है सॉल्यूट का, एथिलीन ग्लाइकॉल 62 है ना। और मॉलिक्यूलर वेट भी यही होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है CH2OH होता है और CH2OH होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आता है 62 आता है, ठीक है। और सॉल्वेंट का वेट कितना है आपके पास, यहाँ पे निकालोगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 250 जो आप वेट ले रहे हो ना, मेरा मानना है इसको आप मत लो ना। क्यों नहीं लो, मैं आपको समझाता हूँ अभी। देखो आप इसको यहाँ पे जो है ना, एज्यूम ओरिजिनली आपके पास मान लो कितना था 250 गिवन था, ठीक है, ओरिजिनली वाटर आपके पास। यहाँ पे ये अगर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है तो यहाँ पे मान लो x हमारे पास क्या था, सॉल्वेंट था, ठीक है। कितना था, x ग्राम था, ठीक। ये x ग्राम हम मान लेते हैं, उसको अभी रहने दो, भी हम बताते x ग्राम है। और इसको अब ग्राम में है तो 1000 में डिवाइड कर लोगे तो किस में आ जाएगा, kg में आ जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू ओवरऑल निकालनी थी। x की वैल्यू जब भी यहाँ कैलकुलेट कर लोगे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 186। कितना आ गया आपके पास, 186 आ गया, ठीक है। तो आप केजी से कंफ्यूज मत होना, ये जब ये आपके पास ग्राम में था ना, ये वैल्यू आपके पास ग्राम में था, मल्टीप्लाई करके हमने केजी में कर लिया। तो आपका जो ओवरऑल वैल्यू एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है, इतना ग्राम आ रहा है। अब देखो जब आप इसको ओरिजिनली निकालो, ओरिजिनल आपके पास कितना था सॉल्वेंट 250 था, आपके पास आ कितना आ रहा है 186 आ रहा है। मतलब जो सेपरेट हुआ होगा, सेपरेटेड अमाउंट होगा वो कितना होगा, माइनस कर दो, कितना था आपके पास 250 था और 186, तो सेपरेट अमाउंट आपके पास कितना निकल के आ रहा है, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे 14 में से 6 और यहाँ पे आपके पास 1 में से 1 0, तो ये कितना आ गया 64 आ गया। तो आपको हमेशा इसी तरीके से निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे जो सॉल्वेंट का अमाउंट गिवन होता है ना, आप उसको इसको यहाँ पे वैल्यू मत पुट किया करो, आप x मान के निकाल लो। इस सॉल्वेंट के वेट पे आप निकाल लो जो भी कंडीशन गिवन है। और आपके पास 250 आपके पास पूछ रहा है सेपरेट कितना हुआ, तो माइनस कर दो जितना है x, ठीक है, तो वही सेपरेट होता है। आपका तरीका यही होता है निकालने का। बाकी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो यही अप्रोच करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम पढ़ाना तो बहुत कुछ चाहते हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये सिखा दे रहे हैं। बाकी जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में आपको सिखाया करेंगे, है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल है, आपसे हेनरी कांस्टेंट गिवन था, क्या बोला था, द केएच वैल्यू ऑफ 3 गैसेज ABC इन वाटर आर इतना गिवन था ना, किलो बार में गिवन था, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेज। तो आपको पता होना चाहिए जो KH होता है हेनरी कांस्टेंट, वो इन्वर्स रिलेशन रखता है किससे, सॉल्युबिलिटी है ना ऑफ गैस। सिंपल, मतलब KH वैल्यू ज़्यादा तो आपके पास सॉल्युबिलिटी कम होगा, सिंपल सी बात है। आपको क्या क्या गिवन था, A के लिए आपके पास कितना गिवन था 145 गिवन था, B के लिए गिवन था 2 × 10⁻⁵ और C गिवन था 35। तो आप ध्यान से देखो, आपके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू KH वैल्यू सबसे कम कहाँ पे, यहाँ पे, ये मिनिमम है आपको। तो आपके पास जो सॉल्युबिलिटी होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो B में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद मिनिमम कहाँ, यहाँ पे, फिर C में हो जाएगा और फिर कहाँ पे हो जाएगा, A में हो जाएगा। ये क्या ऑर्डर हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, B सही हो गया, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रख लेना, बस सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड था। ये आपका नीट में 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो भाई, मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको निकालना है, मतलब ये वाला केस थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट वाले से अलग है। यहाँ पे डेल्टा TB जो होता है वो IKB × M होता है ना। तो NaCl के केस में निकालो, ऑप्शन नंबर A में चेक कर लो। डेल्टा TB जो आएगा वो आपके पास I यहाँ पे कितना आ रहा है NaCl के केस में, I की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2 आएगी, यहाँ पे I की वैल्यू आपके पास 2 आएगा, यहाँ पर I की वैल्यू आपके पास MgSO4 है ना, क्या है MgSO4 है, तो Mg2 + SO4 यहाँ पर भी 2 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन से लिख लो बस, I की वैल्यू आपके पास 2 है, KB आपके पास 0.05 था,
दूसरे वाले केस में भी देख लो 2 इंटू 0.1 था, उसी वाले में 2 इंटू 0. MgSO4 था, है ना। तो MgSO4 में कितना, ये 0.2 है और वहाँ पर भी आपके पास 1 ही आएगा, है ना। और इस वाले 1 मोलर था, तो ये डी वाले केस में 1 इंटू 2. तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपके पास कितना आ रहा है, 2 5 जा 10 और ये 0.1 इंटू ये इतना आ रहा है 0.1. और यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है, ये वैल्यू आप निकालोगे तो ये 0.2 आ रहा है, ये वैल्यू आप निकालोगे तो ये कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है, और ये वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे भाई 2 आ रहा है. तो ये तो मैक्सिमम है. तो आपके पास डेल्टा टीबी है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के पास, है ना. तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको कौन सी लग रही है, सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी लग रही है आपके पास, ये वाला लग रहा है, और सबसे कम वैल्यू ये लग रहा है. अगर इनके पास अगर आप 0 बढ़ा के लिख दो तो आपके पास सबसे कम यही तो है भाई ना, है ना. कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, ऐसे लिख सकते हो 0 उधर तो दिक्कत है नहीं. तो आपके पास यहाँ पे आएगा ये. तो सबसे जो मिनिमम आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का वो दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ठीक है, तो ध्यान से देखना आपके पास ऑप्शन नंबर ए. और मैं कहूँगा जो मोलैलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के. ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पे आपके पास लोअर मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है. तो आपको आई से कैलकुलेट करना था वैसे, पर ऐसे भी साफ साफ दिख रहा था क्योंकि आई तो हर केस में 2 ही था, यहाँ पर भी आपके पास 2 ही था, है ना. तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में 37 ईयर PYQ है, ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है जिसमें मैक्सिमम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल के ट्रिक में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. और वो ऐसी ट्रिक है जो कभी कहीं फेल नहीं होते, बहुत ही मेहनत से बनाया है, 15-20 मिनट में कम समय में मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी एक्सेप्शन को इंक्लूड करके. ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, और हाँ 45 मॉडल गेस पे क्या कहते हैं, हमने 20 to 25 अपकमिंग आने वाले समय में गेस पेपर देने वाले हैं, है ना, मॉडल गेस पेपर. तो उसको आपको सॉल्व करना है और फिर यहाँ पे आंसर अगले दिन वीडियो अपलोड हो जाएगी. ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू.